नमस्कार और प्रेप स्पॉट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक के बारे में जानने जा रहे हैं। पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले से उपजा एक गंभीर और गहरा चिंताजनक घटनाक्रम। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को बिसारन घाटी में हुई एक भयावह हिंसा की घटना में कम से कम 26 पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है, ने ली है और इसने विशेष रूप से पुरुष हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था। इस त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति लक्षित कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। एक ऐसा कदम जिसने स्वाभाविक रूप से दो परमाणु शस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। यह सत्र आपको इस हमले, भारत की तत्काल और बाद की प्रतिक्रिया और इन कार्यों के संभावित निहितार्थों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करेगा, जो आज 25 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और क्षेत्रीय भू-राजनीति के मुद्दों को छूता है। पहलगाम हमला एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जिसका मुख्य कारण इसकी भयावहता और जानमाल का भारी नुकसान है। कम से कम 26 मौतों के साथ यह 2008 के विनाशकारी मुंबई हमलों के बाद भारत में देखी गई सबसे घातक आतंकवादी घटना है। हालांकि इस घटना को और भी उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह है कि भारत द्वारा शुरू की गई त्वरित और बहुआयामी प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया में सिंधु जल संधि को निलंबित रखने और अटारी सीमा चौकी को तत्काल बंद करने जैसे अभूतपूर्व कदम शामिल हैं, जिन कार्रवाइयों ने न केवल राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि महत्वपूर्ण वैश्विक जांच भी आकर्षित की है। ये निर्णायक उपाय सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को रेखांकित करते हैं और स्वाभाविक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही जटिल और अक्सर तनावपूर्ण संबंधों में संभावित वृद्धि के बारे में अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। नतीजतन यह पूरा प्रकरण सामयिक मामलों की चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है और आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। इस हमले और भारत की प्रतिक्रिया के संदर्भ को पूरी तरह से समझने के लिए अंतर्निहित उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र 1947 में विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र रहा है। यह लंबे समय से चला आ रहा विवाद क्षेत्र में कई युद्धों और लगातार विद्रोहों का मूल कारण रहा है। नतीजतन यह क्षेत्र आतंकवाद के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जिसमें कई आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान स्थित समूहों से जुड़ी हुई हैं। इस विशेष मामले में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ ने ली है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टीआरएफ को व्यापक रूप से लश्कर-ए-तैयबा या लश्कर का एक सहयोगी माना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। लश्कर-ए-तैयबा का भारत में बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का एक लंबा और परेशान करने वाला इतिहास रहा है, जिसमें सबसे कुख्यात 2008 के मुंबई हमले हैं। इसके अलावा भारत द्वारा अगस्त 2019 में अपने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को पहले दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने के फैसले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में हाल ही में वृद्धि देखी गई है। इस कदम के बाद क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्रवाई हुई, जिसने दो पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों को और खराब कर दिया। आइए अब हमले के विशिष्ट विवरण पर गौर करें। यह घटना 22 अप्रैल 2025 को भारतीय मानक समय के अनुसार लगभग 14:50 बजे हुई। इस दुखद घटना का स्थान पहलगाम की बिसारन घाटी थी, जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, जो मुख्य पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी शामिल थे। दुख की बात है कि 20 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट के 5 आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिनका, जैसा कि उल्लेख किया गया है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध है। इस जघन्य कृत्य के पीछे का कथित मकसद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर घाटी में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का विरोध करना था, जिसमें विशेष रूप से पुरुष हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई विधि क्रूर और सीधी थी। उन्होंने कथित तौर पर M4 कार्बाइन और AK-47 असॉल्ट राइफलों सहित परिष्कृत हथियारों का इस्तेमाल किया। परेशान करने वाली बात यह है कि उन्हें सैन्य शैली की वर्दी पहने हुए भी बताया गया था और गोलीबारी करने से पहले उन्होंने अपने पीड़ितों से उनके नाम और धार्मिक संबद्धता पूछी, जो एक विशिष्ट समुदाय को लक्षित करने के स्पष्ट इरादे का संकेत देता है। क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति भी उल्लेखनीय है। जबकि पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, बिसारन घाटी खुद मुख्य रूप से पैदल या घोड़े की पीठ पर पहुंचा जा सकता है और कुछ अन्य क्षेत्रों की तरह भारी रूप से संरक्षित नहीं था, जिसने दुर्भाग्य से हमलावरों को अपनी योजना को अंजाम देने में मदद की। इस भयावह हमले के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति या CCAS की एक बैठक बुलाई। इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के प्रति लक्षित एक व्यापक 5 सूत्रीय प्रतिक्रिया की घोषणा की, जो सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन के भारत के लंबे समय से चले आ रहे आरोपों पर आधारित थी। ये 5 प्रमुख कदम महत्वपूर्ण हैं और विस्तृत जांच के लायक हैं। घोषित पहला बड़ा कदम सिंधु जल संधि IWT का निलंबन था। यह ऐतिहासिक संधि, जो 1960 में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी, सिंधु नदी और उसकी विभिन्न सहायक नदियों के भारत और पाकिस्तान के बीच साझाकरण को नियंत्रित करती है। विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि संधि को निलंबित रखा जा रहा है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को समाप्त करने के लिए ठोस और सत्यापन योग्य कदम नहीं उठाता। इस निर्णय के संभावित दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
यह भारत को पाकिस्तान को पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की अनुमति दे सकता है, जो अपनी कृषि और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिंधु जल संधि ने पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया था, जबकि पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज को मुख्य रूप से भारत को आवंटित किया गया था, जिसमें उनके उपयोग पर विशिष्ट प्रावधान और प्रतिबंध थे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को तत्काल बंद करना था। पंजाब में स्थित आईसीपी अटारी भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और यात्रा दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बंद करने की घोषणा तत्काल प्रभाव से की गई थी, हालांकि वैध पृष्ठांकन वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई 2025 तक अपने देश लौटने की अनुमति देने के प्रावधान किए गए थे। इस बंद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे सीमा पार व्यापार प्रभावी रूप से रुक जाएगा और दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक संबंध बुरी तरह प्रभावित होंगे। अमृतसर के पास स्थित अटारी पोस्ट सीमा पार करने वाले लोगों और सामानों दोनों के लिए सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध सेवाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। भारत द्वारा घोषित तीसरा उपाय सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध था। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी पूर्व SVES वीजा रद्द करने की घोषणा की और अनिवार्य किया कि ऐसे सभी वीजा धारकों को 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा, जिसकी समय सीमा 25 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। सार्क वीजा छूट योजना एक ऐसी व्यवस्था है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देशों के कुछ श्रेणियों के पासपोर्ट धारकों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बिना वीजा के अन्य सदस्य देशों की यात्रा करने की अनुमति देती है। इन वीजा को रद्द करके और एक सख्त प्रस्थान समय सीमा लगाकर भारत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में पहुंच को काफी हद तक प्रतिबंधित कर रहा है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध और खराब हो रहे हैं। चौथा प्रमुख कदम पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित करना था। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया, उन्हें 30 अप्रैल 2025 की समय सीमा के साथ देश छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। एक पारस्परिक कदम में भारत ने इस्लामाबाद से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाने और इन विशिष्ट सलाहकार पदों को रद्द करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग दोनों से 5 सहायक कर्मचारियों को वापस लेने का फैसला किया। एक राजनयिक को अवांछित व्यक्ति घोषित करना एक मजबूत राजनयिक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अब मेजबान देश में स्वागत योग्य नहीं है। इस कार्रवाई से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य राजनयिक जुड़ाव काफी कम हो जाता है। अंत में भारत द्वारा घोषित 5वां प्रमुख कदम नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना था। भारत ने एकतरफा रूप से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया। यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी होगी। इस तरह के कदम का उद्देश्य भारत के भीतर पाकिस्तान की राजनयिक उपस्थिति को सीमित करना है, जो समग्र द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट का एक स्पष्ट संकेत भेजता है। इन कार्रवाइयों के निहितार्थों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसमें शामिल कुछ प्रमुख शब्दावली को परिभाषित करें। सिंधु जल संधि (IWT), जैसा कि उल्लेख किया गया है, 1960 का विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता किया गया समझौता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के साझाकरण को नियंत्रित करता है। एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) अटारी एक महत्वपूर्ण भूमि सीमा शुल्क स्टेशन है, जो भारत पाकिस्तान सीमा के पार व्यापार और यात्रा को सुगम बनाता है। सार्क वीजा छूट योजना (SVES) सार्क सदस्य देशों के विशिष्ट श्रेणियों के पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा व्यवस्था है। अवांछित व्यक्ति एक राजनयिक शब्द है, जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि एक राजनयिक अब मेजबान देश में स्वागत योग्य नहीं है। सीमा पार आतंकवाद का तात्पर्य एक देश में उत्पन्न होने वाले और दूसरे देश को लक्षित करने वाले आतंकवाद के कृत्यों से है, अक्सर कथित राज्य समर्थन के साथ। अंत में निलंबन का अर्थ अस्थायी स्थगन या अप्रयोग की स्थिति है। आइए इस स्थिति से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़ों और संख्यात्मक आंकड़ों पर भी गौर करें। हमला 22 अप्रैल 2025 को 14:50 IST पर बिसारन घाटी, पहलगाम, अनंतनाग जिले, जम्मू और कश्मीर में हुआ। दुखद हताहतों की संख्या 26 मृत और 20 से अधिक घायल थी। हमलावरों की पहचान द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के 5 आतंकवादियों के रूप में हुई। भारत की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद बंद करने तक IWT का अनिश्चितकालीन निलंबन, 1 मई 2025 तक वापसी अनुमति के साथ अटारी ICP का तत्काल बंद, SVES के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 48 घंटे का प्रस्थान नोटिस, 25 अप्रैल 2025 तक अवांछित घोषित पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों को छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस, 30 अप्रैल 2025 तक, और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करना, जो 1 मई 2025 से प्रभावी है, शामिल था। यहाँ कई प्रमुख अवधारणाएं और सामान्य ज्ञान के बिंदु प्रासंगिक हैं। सीमा पार आतंकवाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक लगातार और गहरा विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसमें भारत लगातार पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है। राजनयिक प्रतिशोध, जिसमें संधियों को निलंबित करना, सीमाओं को बंद करना और राजनयिकों को निष्कासित करना जैसे कार्य शामिल हैं, राज्यों द्वारा दूसरे पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। जल कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक उपकरण के रूप में जल संसाधनों का उपयोग IWT को निलंबित रखने के भारत के फैसले में स्पष्ट है। लंबे समय से चला आ रहा कश्मीर संघर्ष, 1947 से चला आ रहा एक क्षेत्रीय विवाद, को अक्सर क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद के प्रसार में योगदान देने वाला एक प्रमुख केंद्र माना जाता है।
तकनीकी दृष्टिकोण से सिंधु जल संधि एक जटिल दस्तावेज है जो पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब को मुख्य रूप से पाकिस्तान और पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज को मुख्य रूप से भारत को आवंटित करता है। इसमें बांधों के निर्माण और जल संसाधनों के उपयोग के लिए विस्तृत प्रावधान भी शामिल हैं, जिनकी देखरेख स्थायी सिंधु आयोग द्वारा की जाती है। अटारी आईसीपी एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जो यात्री और कार्गो यातायात दोनों को संभालता है, जो सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। यह प्रतीकात्मक वाघा अटारी सीमा समारोह का स्थान भी है। राजनयिक प्रोटोकॉल, जैसे कि अवांछित व्यक्ति की घोषणा, वीना राजनयिक संबंध सम्मेलन 1961 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा शासित होते हैं। राजनयिक मिशनों में कर्मचारियों की संख्या में कमी आपसी समझौते या तनावपूर्ण संबंधों के समय में एक तरफा कार्रवाई के रूप में हो सकती है। बारीकियों को सही मायने में समझने के लिए भारत पाकिस्तान संबंधों की भूराजनीतिक पृष्ठभूमि, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे की जटिलताओं का कुछ ज्ञान महत्वपूर्ण है। आईडब्ल्यूटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों और क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थों से परिचित होना भी आवश्यक है। इसके अलावा यह जागरूकता महत्वपूर्ण है कि देश अपनी नाखुशी का संकेत देने और अन्य देशों पर दबाव डालने के लिए वीजा प्रतिबंध और कर्मचारियों में कमी जैसी राजनयिक रणनीतियों का उपयोग कैसे करते हैं। बारीकी से देखें तो आईडब्ल्यूटी के निलंबन में संभावित रूप से पानी के प्रवाह या बांधों के संचालन में बदलाव शामिल हो सकता है। हालांकि 25 अप्रैल 2025 तक भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले विशिष्ट उपाय अभी भी अस्पष्ट हैं। अटारी आईसीपी के बंद होने से निस्संदेह कृषि उत्पादों और वस्त्रों सहित विभिन्न वस्तुओं का व्यापार प्रभावित होगा। साथ ही दैनिक वाघा सीमा समारोह भी प्रभावित होगा, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक घटना है। एसवीएस के तहत पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध से विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों, जिनमें व्यापारी और शिक्षाविद शामिल हैं, पर असर पड़ेगा। हालांकि प्रभावित लोगों की सटीक संख्या वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित करना पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान और आतंकवाद का समर्थन करने में उसकी कथित भूमिका में अविश्वास का एक मजबूत संकेत है। इन घटनाओं में शामिल प्रमुख स्थानों में पहलगाम शामिल है, जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है जहां हमला हुआ था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अटारी अमृतसर, पंजाब में स्थित है, जो महत्वपूर्ण एकीकृत चेक पोस्ट का स्थल है जिसे बंद कर दिया गया है। और निश्चित रूप से नई दिल्ली और इस्लामाबाद क्रमशः राजधानियां हैं जहां महत्वपूर्ण राजनयिक कार्रवाइयां की गई हैं। कई प्रमुख व्यक्ति इस स्थिति के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद महत्वपूर्ण सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री वह अधिकारी थे जिन्होंने आईडब्ल्यूटी के निलंबन और भारत द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हमले के बाद श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति का आकलन किया था। और दुख की बात है कि पीड़ित स्वयं 26 पर्यटक जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के एक आईएएफ अधिकारी और 2 विदेशी नागरिक शामिल थे, इस त्रासदी के केंद्र में हैं। अप्रत्याशित रूप से भारत की कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कड़ी अस्वीकृति वाली रही है, जिसने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से जोरदार इनकार किया है और भारत के उपायों को युद्ध का कृत्य करार दिया है। एक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है और नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कदमों को दोहराते हुए भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति में कमी की घोषणा की है। राजनयिक तनाव का यह पारस्परिक बढ़ना स्थिति की गंभीरता को और रेखांकित करता है। इन विकासों के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, विशेष रूप से क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में। भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा उठाए गए उपायों से 2 परमाणु शस्त्र देशों के बीच पहले से ही अस्थिर स्थिति और खराब होने का खतरा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक संघर्ष की संभावना को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी हैं। अटारी सीमा के बंद होने से निस्संदेह दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार बाधित होगा और सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमले और भारत की जोरदार प्रतिक्रिया ने काफी वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है, जैसा कि CNN जैसे समाचार आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है। सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कश्मीर एक भारी सैन्यीकृत क्षेत्र है, जिसका 1980 के दशक से चला आ रहा विद्रोह का एक लंबा इतिहास है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गहरे अविश्वास और शत्रुता से चिन्हित रहे हैं, जिसमें आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा विवाद के केंद्रीय बिंदु रहे हैं। सिंधु जल संधि चल रहे तनावों के बावजूद दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण रही है और इसका वर्तमान निलंबन इस ऐतिहासिक मिसाल से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतीक है। अंत में भाषाई पहलुओं पर एक टिप्पणी। भारत के आधिकारिक बयानों में निलंबन और अवांछित व्यक्ति जैसे औपचारिक राजनयिक शब्दों का उपयोग सरकार की प्रतिक्रिया की गंभीर और कानूनी प्रकृति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक बयानबाजी, जैसे कि आतंकवादियों का पृथ्वी के छोर तक पीछा करने की प्रतिबद्धता, जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया है, सरकार के संकल्प और कार्रवाई करने के दृढ़ संकल्प पर जोर देती है। निष्कर्ष में पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया आतंकवाद के खिलाफ उसके दृढ़ रुख और पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक साधनों का उपयोग करने की उसकी इच्छा को रेखांकित करती है, जिस पर वह ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाता है। सिंधु जल संधि का निलंबन, महत्वपूर्ण अटारी सीमा क्रॉसिंग को बंद करना और घोषित किए गए महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपाय दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में काफी वृद्धि का संकेत देते हैं, जिसका क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संभावित रूप से दूरगामी और दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।
आप में से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह पूरा प्रकरण हमले से लेकर भारत की बहुआयामी प्रतिक्रिया और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं तक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो दक्षिण एशियाई संदर्भ में आतंकवाद, कूटनीति और भूराजनीति के जटिल अंतर्संबंध को उजागर करता है। सुनिश्चित करें कि आपको घटनाओं, शामिल शब्दावली और क्षेत्र के लिए संभावित परिणामों की पूरी समझ है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है, तो कृपया बेझिझक पूछें। इस सवाल का जवाब कमेंट में दें। सही जवाब को हार्ट दिया जाएगा और पिन किया जाएगा। अंत में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया उभरता हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस तरह के शैक्षिक व्याख्यात्मक वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रयास, पैसा और समय की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी श्रेणियों में वीडियो बनाएं और आगे बढ़े, तो आप कोएफी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार दान करके और पैट्रियन के माध्यम से सदस्य बनकर हमारा समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं। इससे हमें प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण शैक्षिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो एक आखिरी बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें। चैनल के बारे में अनुभाग में और वीडियो विवरण में लिंक दिए गए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।